नाउ वर्क, कोई भी आप एक टास्क अगर कर रहे हो, सो इन द लैंग्वेज ऑफ अ लेमैन, all the tasks that you are performing every day, they are work. But if we talk about physics, work is said to be done only when there is a force F which is acting on an object and it produces a displacement S in the object. Okay, कैसे हो सकता है ये? सपोज करिए वी हैव अ टेबल, देयर इज अ टेबल एंड लेट्स से अ ब्लॉक और अ बुक इज लाइंग ऑन दिस टेबल एंड वी अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन. सो दिस बुक विल मूव अ लिटिल on the table and it will cover a displacement S. So for work to be done, you need these two factors, force as well as displacement. अगर इन दोनों फैक्टर्स में से एक भी फैक्टर नहीं है तो वर्क डन नहीं होगा. And we can write work as force into displacement. Now force and displacement, they both are vectors and work is basically the dot product of force and displacement. So work can be written as Fs cos theta. Clear? Where theta is the small angle between force vector and displacement vector. ये थीटा कैसे हम बना सकते हैं कि मान लीजिए ऐसे नहीं है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट ने ये डिस्प्लेसमेंट S कवर किया है. Then this angle over here, this angle, this is theta. ठीक? So force and displacement में जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल आपको यहां लेना है cos थीटा में. ठीक है? And here we can see that since work is the product of force and displacement, which are both vectors, but still work is a scalar quantity. Work के पास magnitude तो होता है but direction नहीं होती. ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों को लगता है कि वर्क के पास डायरेक्शन भी है क्योंकि हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डिफाइन करते हैं, बट नहीं. वर्क इज अ क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. और दूसरी चीज तो यहां से भी पता चल रही है दैट वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट. इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. द SI यूनिट ऑफ वर्क is joules. CGS unit is erg. ठीक है? 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. ठीक? जबकि 1 erg is equal to 1 dyne into 1 centimeter. ये याद रखिएगा. And how many joules is equal to how many erg? 1 joule is equal to कितना erg? 10 to the power 7. Yes, 1 joule is equal to 10 raised to power 7 ergs. इसको याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है कभी कभी. ठीक है? अगर कंफ्यूजन है कि ये आया कैसे, आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो.
1 joule is 1 Newton into 1 meter. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne and 1 meter is 10 raised to power 2 centimeter. ठीक है, यहां से आया ये. So this becomes 10 raised to power 7 dyne centimeter, which is erg. So 1 joule is 10 raised to power 7 ergs. Work can be of 3 types: positive, negative and zero. Now what is the difference between the 3? Work is said to be positive when, क्या formula है? Work is Fs cos theta, right? So work is said to be positive when both force and displacement are in same direction. फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो, या थीटा शुड बी लेस देन 90 डिग्री. दैट मीन्स एक्यूट एंगल होना चाहिए. व्हेन दिस इज द केस, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव. क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके? जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया कि ये टेबल है, इस टेबल पर ये एक बॉक्स है, इस डायरेक्शन से आपने एक फोर्स लगाया और ये बॉक्स इसी डायरेक्शन में मूव कर गया. सो यहां पर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है. या एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक बॉल है, दिस बॉल इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो इसके लिए डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स ही है और ग्रेविटी भी नीचे ही लग रही है. सो इन दिस केस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव. ठीक. नेगेटिव वर्क की अगर हम बात करें, नेगेटिव वर्क में क्या होता है? ईदर फोर्स और displacement is in opposite direction. या तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो. ठीक. एंड दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए. देन ऑल्सो वर्क डन इज नेगेटिव. क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? मान लीजिए एक कार है, द कार इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड लेट्स से द कार रिड्यूसेस इट्स स्पीड टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स. तो यहां पर जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे, सो एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि वेलोसिटी को ज्यादा से कम किया है. एंड हेंस जब आप फोर्स निकालोगे वो भी नेगेटिव ही आएगा. और वर्क डन जब आप कैलकुलेट करोगे सो वो माइनस Fs आएगा. ठीक. या एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं. इस सिचुएशन को उल्टा कर दो. बॉल थ्रोन अपवर्ड्स. तो जब आप एक बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, सो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो जब ऐसी सिचुएशन हो, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव ओवर हियर, बिकॉज ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अगर एंगल देखें, एंगल की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ग्रेविटी नीचे, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 180 डिग्री, राइट. और cos 180 क्या होता है? -1. हेंस वर्क डन इज नेगेटिव, -Fs. So this is negative work. And last
zero. Work done is said to be zero when either force or displacement or both are zero. या तो फोर्स या डिस्प्लेसमेंट या दोनों ही जीरो हो जाएं. एंड एक और कंडीशन क्या है, थीटा शुड बी 90 डिग्री बिकॉज cos 90 जीरो होता है. सो वर्क डन विल बी जीरो. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मान लीजिए ये एक बुक है, ठीक है, और ये बुक पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसका. तो अगर मैं कहूं व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ओवर हियर, सो डिस्प्लेसमेंट इधर है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. सो हियर वर्क डन इज जीरो. हाँ, लेकिन अगर मान लो इधर से एक फोर्स लगा दी जाए, यहां से फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो ये वाली फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वर्क की कैटेगरी में आ जाएगा. लेकिन अगर आप ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो जीरो वर्क, तब जीरो वर्क बनेगा. क्लियर? तो ये सारी कंडीशंस है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन की. नाउ ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, दैट वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस फॉर्मूला इज वैलिड when the force is fixed, constant. आप एक constant force एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, मान लो 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, फिक्स्ड फोर्स आप लगा रहे हो, ठीक, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. बट मान लो कि फोर्स फिक्स्ड है ही नहीं, देयर इज अ वेरिएबल फोर्स, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? Let's find out. So work done by a variable force. ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ कंसिडर करते हैं, लेट्स से बिटवीन फोर्स एंड लेट्स से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ठीक, एंड हम कह रहे हैं कि फोर्स वेरिएबल है, इसका मतलब एक चेंजिंग फोर्स हमें बनानी है. सो लेट्स से ये चेंजिंग फोर्स है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है. ठीक, अब इस चेंजिंग या वेरिएबल फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो. सपोज करो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, जहां पर पार्टिकल की पोजीशन है लेट्स से एक्स ए, ये एंड पॉइंट है जहां तक पार्टिकल मूव करके पहुंचा है बी, जिसकी पोजीशन है एक्स बी. ठीक, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल ने कवर करा है, एक्स ए से एक्स बी तक. एक्स ए को मैं कह सकती हूं कि ये लोअर लिमिट है, एक्स बी अपर लिमिट है, कि एक्स ए से एक्स बी तक ये ऑब्जेक्ट मूव करके गया है. अब इस का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो पूरा ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट है, इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिमिलर डिस्प्लेसमेंट्स. क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम
अज्यूम करेंगे कि ये पूरा ए से बी तक का जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये छोटे 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 बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हम इसको छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। लेट्स से ये मैंने लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स बनाया एंड सपोज मैं एक ये स्ट्रिप ले रही हूं। लेट्स से इस स्ट्रिप का नेम है P, Q, R एंड S एंड ये जो PQ है दिस इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से dx। ठीक है, क्या किया, पूरा वर्क डन निकालने के लिए इस वेरिएबल फोर्स की वजह से हमने A से B तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया है और हमने एक स्ट्रिप पहले कंसीडर कर ली P, Q, R एंड S। ये स्ट्रिप मैं ले रही हूं, ये वाली। ठीक, एंड लेट्स से इस स्ट्रिप का जो डिस्प्लेसमेंट है PQ दैट इज dx, PQ या RS, ये dx है। ठीक, अब देखो P से Q की तरफ जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है हम अज्यूम कर रहे हैं कि P से Q तक जाने में डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल है कि जो फोर्स लग रही है वो लगभग कांस्टेंट ही है। ठीक है, as the displacement PQ is infinitesimally small, so we can consider that in going from P to Q the force remains constant। फोर्स बिल्कुल कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। हेंस हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग दिस बॉडी फ्रॉम P टू Q, P से Q तक मूव कराने में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। अब कितना वर्क डन हुआ, dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज dx। क्लियर। अब फोर्स कितना है, ये है फोर्स, y एक्सिस में प्लॉट करा है तो फोर्स हो गया PS, yes or no, force will be PS फोर्स ये हो गया y एक्सिस का PS एंड dx कितना है PQ, करेक्ट। अब ये क्या है, व्हाट इज PS इंटू PQ, लेंथ इंटू ब्रेथ कह सकते हैं ना हम। इस स्ट्रिप के लिए लेंथ हो गई PS, ब्रेथ हो गई PQ, सो प्रोडक्ट है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या बन जाएगा ये एरिया ऑफ स्ट्रिप PQR एंड S। समझ आया, यानी कि जब एक पार्टिकल मूव करके जा रहा है, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप PQR एंड S। अब इस तरीके से मान लो 10 स्ट्रिप्स हैं तो हर एक स्ट्रिप का एरिया हम कैलकुलेट करके ऐड कर दें तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, यस और नो। एक छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाला तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया, वहीं अगर सारी स्ट्रिप्स का एरिया ऐड कर दे तो वो टोटल वर्क डन दे देगा,
So yes, so this can be written as W is equal to summation dW. Summation means sum. सारे छोटे छोटे dW निकालते जाओ, सबको ऐड कर दो, टोटल वर्क डन मिल जाएगा, which is summation F into dx. अब ये जो समीशन है ये हमें इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंटीग्रेशन, राइट. तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिमिट लगा दें. सो W इज इक्वल टू लिमिट क्या, dx टेंडिंग टू 0. किस चीज का, इस टर्म का, f dx. एंड याद करो मैंने बताया था जब लिमिट और सबमिशन आपस में मिल जाते हैं तो वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx. और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक. पार्टिकल A से B तक गया है मूव करके. सो ये बन जाएगा x a से x b तक. तो जब आप x a से x b तक इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x a से x b किसका, एरिया ऑफ स्ट्रिप PQRS. सोचो एक स्ट्रिप का एरिया आपको पता है, सारी स्ट्रिप्स शुरू से लेकर आखिरी तक जब आप इंटीग्रेट कर दो क्या मिल जाएगा हमें, W इज इक्वल टू एरिया ABCDA. ये आ गया आपके पास वर्क डन. आप ये पूरी कहानी याद नहीं करनी है आपको, आप बस यहां से ये कंक्लूजन याद रखो कि जब भी एक वेरिएबल फोर्स होगी, ठीक है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, वेरिएबल फोर्स आपको गिवन है, तो आपको वर्क डन निकालने के लिए सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करना है. या फिर अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, सो यू कैलकुलेट द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. That will give you what? The total work done. समझ आया? वो आपको टोटल वर्क डन दे देगा. सो हम यहां पर ये चीज मेंशन भी कर सकते हैं that the work done by a variable force, work done by a variable force is equal to the area under force displacement curve. Very important conclusion. भाई अगर फिक्स्ड फोर्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सीधा सीधा वर्क इज इक्वल टू FS cos थीटा लगाओ, आंसर निकालो. बट इफ द फोर्स इज वेरिएबल, इफ द फोर्स इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, देन you cannot apply this formula FS cos theta. So in order to calculate the work done by a variable force, we have to integrate the product of force and displacement from the lower limit to the upper limit, or we have to calculate the area that is under the force and displacement curve. इसको पॉइंट को आप CD ले लो. This is A, B, C and D. So total work is area A, B, C, D, A. इस पूरा ग्राफ के नीचे ये जो एरिया है आप इसे कैलकुलेट कर लो, आपको वर्क डन मिल जाएगा. क्वेश्चन सुनो. A force
F is equal to 10 plus 0.50x acts on a particle in x direction. Find the work done by this force during a displacement of x is equal to 0 to x is equal to 2 meters. Force is given 10 plus 0.50 x न्यूटन. ये फोर्स आपको गिवन है, ठीक है. नाउ सिंस फोर्स इज वेरिएबल सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट. अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, करेक्ट. अब इंटीग्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन का? dw इज इक्वल टू f इंटू dx, करेक्ट. f डॉट dx, थीटा 0 है यहां पर, राइट. थीटा इज 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री इज 1. इसीलिए सिर्फ ये फॉर्मूला रह गया, क्योंकि x डायरेक्शन में बोल रहा है वो, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है ना. नाउ अब फोर्स की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 0.50x इंटू dx. So when we need total work done, so total work done अगर निकालना है, इंटीग्रेट करो. ठीक. अब लिमिट्स क्या जाएंगी? लिमिट्स ये गिवन है आपको, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक. और वर्क डन की लिमिट्स क्या जाएंगी? 0 से w. बस इंटीग्रेशन आपको आता ही है, इंटीग्रेट करो आपका आंसर आ जाएगा. कैसे करेंगे इसको? ये आ गया w इज इक्वल टू 10 dx. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 10x, है ना, बिकॉज ये 10 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको. तो इसका इंटीग्रेशन आ गया 10x प्लस 0.50 एज इट इज, 0.50 एज इट इज. x को इंटीग्रेट करो, एक पावर बढ़ाई, उसी से डिवाइड कर दिया, 0 एंड 2. नाउ अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करेंगे ना. डालो, w इज इक्वल टू 10 एज इट इज. अपर लिमिट क्या है? 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 0 प्लस 0.50 अपॉन 2. यहां डालो, अपर लिमिट है 2, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 0. सॉल्व इट, यू विल हैव योर आंसर. क्या बना ये? w इज इक्वल टू 20 प्लस ये बना 2, 0.50 इंटू 2. सो ये 21 जूल्स आंसर आ गया आपका. Power, as you have already studied in class 9th, power is what? Hanji, power is rate of doing work. How much work is done in how much time? So we can write power as work done upon टाइम. ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है 9th क्लास में भी था, ये 10th में भी था, ये यहां से आपको मिलेगी एवरेज पावर. ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर. इसको PAV से इंडिकेट करते हैं, ठीक. But if let's say dw is
small amount of work done at an instant, let's say dt. dw अगर हम small amount of work done ले लें एक particular instant dt पर, then we can define instantaneous power. जिसका फॉर्मूला है P is equal to dw upon dt. ठीक, अगर आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हो, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वो आपको एवरेज पावर देगा. बट इफ वी आर यूजिंग dw by dt, that means at a particular instant a small amount of work dw has been done, then that will give you instantaneous power. Clear? Now dw जो है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं F dot ds, the dot product of force and small displacement. So power becomes F vector dot ds vector upon dt, and ds by dt is V. So power is the dot product of force and velocity. ये फॉर्मूला मैंने आपको मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में भी बताया था. The power is the dot product of force and velocity. And इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, that power is Fv cos theta, where theta is the small angle between F vector and V vector. ठीक है, फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर्स का जो स्मॉल एंगल है दैट इज थीटा. एंड सिंस आप देख सकते हो दैट इवन इफ पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्टिल पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट इज नॉट अ वेक्टर, because power has magnitude but it has no direction. तुम्हारा यहाँ का है, ये चौपन लिखी है. If power is the dot product of force and velocity, two vectors, but still it is a scalar because it has a magnitude but no direction. और secondly आप देख ही रहे हो that dot product है, तो of course वो scalar ही देगा आपको. ठीक है, units of power, right? वर्क डन की SI यूनिट जूल, टाइम की सेकेंड, सो पावर की SI यूनिट जूल पर सेकेंड, जिसको आप वॉट बोलते हैं. ठीक है, कैपिटल W से ही इंडिकेट करेंगे. हायर यूनिट्स कैन बी किलोवॉट, मेगावॉट, दिस यू ऑलरेडी नो. 10 raised to power 6 watt. ठीक है, 1 kilowatt is 10 raised to power 3 watt and 1 megawatt is 10 raised to power 6 watt. There is one more unit. Yes, there is one more unit, horsepower, which is used in case of automobiles and vehicles and so on, right? It's a bigger unit, or usually इसको आप इंजीनियरिंग यूनिट भी कहते हो. ठीक है, सो 1 हॉर्स पावर, H स्मॉल p, ये सिंबल है हॉर्स पावर का. सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच वॉट पता है? 746. यस, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. Just remember it because it can be used in numericals. In numericals, power can be given in any of the units. So you should know how to convert from one unit to another.